वेलकम एट जिनिस मेंटर। बच्चे, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। इसमें हम हमारे कुछ सेगमेंट कवर कर चुके हैं कि जैसे 2 लेक्चर में हमने ये देखा कि किस प्रकार यूरोप के जितने भी देश थे उस समय, अगर आप बात करें 1848 से 1848, देखो ये समय क्यों लिया गया, क्योंकि हमने एक पेंटिंग से इस चैप्टर की स्टार्ट की थी। 1848 में एक चित्र बनाया गया फ्रेडरिक सोरो के द्वारा। इस पेंटिंग में एक ऐसे नेशन की कल्पना की गई जो एक प्रकार से आदर्श राज्य हो सकता है या फिर वो एक काल्पनिक राज्य है, जिसको बोला गया यूटोपिया। यूटोपिया यानी एक प्रकार का आदर्श राज्य जिसमें सब कुछ बढ़िया हो, सबको समानता का अधिकार है और अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव खत्म हो चुका है, महिला और पुरुष का जो बीच का भेदभाव वो खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार के एक आदर्श राज्य की कल्पना फ्रेडरिक सोरो के द्वारा की गई। और ध्यान रखें, जिस समय ये पेंटिंग बनाई गई उस समय यूरोप के बहुत सारे राष्ट्र वो इस चीज से अनजान थे। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार ये पेंटिंग का अर्थ क्या निकलता है। इसमें देश एक के बाद एक आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबके हाथों में उनके देश के झंडे हैं। राष्ट्र क्या होता है, यानी नेशन क्या होता है, उसकी कल्पना यहां पर हो चुकी है। और जो देश इस मूर्ति को क्रॉस कर चुके हैं, जैसे कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड, उसका अर्थ है कि उन्होंने इस चीज को हासिल कर लिया है जिसकी कल्पना फ्रेडरिक के द्वारा की गई। फिर आपने देखा कि सब जो है बाकी देश है इसके पास पहुंच रहे हैं। फ्रांस अभी पहुंचा है, जर्मनी पहुंचने वाला है, उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रिया वगैरह, इंग्लैंड, आगे फिर आपका रसिया, बहुत सारे देश इसमें कतार में लगे हुए हैं। ऊपर कई सारे इसमें अप्सराएं और जो है देवदूत आपको दिखाई दे रहे हैं, ईसा मसीह भगवान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस पेंटिंग के क्या मायने थे वो हमने देखा। उसके बाद हम चले कि इस घटना को अंजाम जो है किस जगह से दिया गया, चीज क्या थी, क्यों शुरू हुई, नेशन बनने की प्रक्रिया कैसे आरंभ होती है, ये आइडिया कहां से आया। हमने फ्रांस की क्रांति की बात की, कुछ ऐसे पहलू इसके उठाए जिनसे एक नेशन की कल्पना को जन्म दिया गया। जो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इस क्रांति से कुछ ऐसे विचार आए थे, एग्जाम्पल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। तो ये सारी बातें एक नेशन की तरफ इशारा करती थी, ये हम पढ़ चुके। उसके बाद जो है हमने देखा कि किस प्रकार नेपोलियन ने जो कुछ चेंज किया। जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना तो नेपोलियन ने अपने जीते हुए सारे देशों पर, सारे प्रदेशों पर उसने एक सिविल कोड लागू किया, सिविल कोड ऑफ 1804। इसको आप नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इसमें इसने जो है कुछ खास बातें सभी देशों पर लागू की। एग्जाम्पल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जिन देशों में इस प्रकार के विचार नहीं थे, सबको कानून की नजर में समानता नहीं मानी जा करती, कई ऐसे कंट्री हुआ करते। अगर आप माने कि फ्रांस को छोड़ दें आप उस समय, तो जितने देश के अगल बगल में हैं, चाहे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड है, कोई और कंट्री है, इन सभी देशों में एक चीज कॉमन थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका यहां पर अभाव था। कुछ खास व्यक्तियों को ही कानून की नजर में जो है न्याय मिलने की उसकी उम्मीद की जाती कि उससे न्याय मिल सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है यह भी सभी व्यक्तियों के पास नहीं था। आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति के समय जो प्रॉपर्टी के राइट थे वे सिर्फ चर्च के पास थे, चर्च हुआ करती। उसके अलावा आपका ये नोबलमैन, उनके पास इस प्रकार के प्रॉपर्टी के राइट थे। कुछ और जो थे थर्ड एस्टेट, वहां से बहुत कम व्यक्तियों के पास राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता। लेकिन जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है तो उसने फ्रांस में इस प्रकार के सुधार किए, ऐसे इंप्रूवमेंट किए, और उसके बाद उन्हें जहां जहां जिन देशों पर उसका अधिकार होता गया नेपोलियन का, वो उन सभी जगहों पर अपने इस नेपोलियन कोड को उसने लागू किया। इस प्रकार के सुधार जब उन देशों में गए तो उसका फायदा यह हुआ
कि उन देशों में ऐसे नए नए विचार सामने आए कि जो पहले जिससे ये अनजान थे। मोनार्की जो हुआ करती, बाकी सभी देशों की अगर बात करूं मैं, फ्रांस को छोड़कर, जो मोनार्की यानी राजतंत्र हुआ करता, इस राजतंत्र में व्यक्तियों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। सारे कानून, सारे अधिकार वो राजा के द्वारा डिसाइड होते हैं और राजा को डिसाइड करने वाला कोई नहीं है। इसी के खानदान के व्यक्ति जो है वो राज करते चलेंगे। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने कुछ चेंज किया कि अब कोई व्यक्ति इस प्रकार हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, बल्कि जनता डिसाइड करेगी कि हमारी शक्तियां उसका इस्तेमाल कौन करने वाला है। तो अब जो जनता थी, सिटीजन थे, वो सेंटर में आ चुके थे और उनके इर्द गिर्द जो है सारा विकास होने वाला था। तो ऐसे ही विचार कुछ इस प्रकार के नेपोलियन के द्वारा जो वो अन्य देशों में लागू किए गए। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पर नेपोलियन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इसके खिलाफ चला गया है, वो खुद वहां का राजा है। लेकिन उसके बाद जो है कुछ ऐसे अधिकार ये उनको देता है जो सामान्य तौर पर उन देशों में वहां पर अवेलेबल नहीं थे। ये तो लोगों को बाद में समझ में आई कि जिस इक्वेलिटी की बात ये करते, इसकी फ्रीडम की ये बात करते हैं, वो दिखावा था। इसने एक्चुअली में उन देशों पर अधिकार इसलिए किया था ताकि उनके दम पर ये औरों पर भी अधिकार कर सके और यूरोप को जीत सके। और जब लोगों को यह बात समझ में आई कि नेपोलियन के विचार कुछ और हैं, हमने इसको माना कुछ और ये निकला कुछ और, तब जो शुरुआत में इसके दोस्त थे, जिन यूरोपीय देशों ने इस फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया था जो नेपोलियन के अंडर में थी, तो बाद में जब इसकी सच्चाई सामने आई तो उन लोगों ने इनका विरोध भी किया है। और तब अन्य देशों ने मिलकर, कईयों ने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया। यह चित्र उसी समय का है। यहां पर आप देख रहे हैं कि नेपोलियन को डाकिया दिखाया गया है, पोस्टमैन, जिसके बैग से चिट्ठी पत्र जो है वो बिखरते जा रहे हैं। और इन पे उन सभी देशों के नाम लिखे, उन जगहों के नाम हैं जो पहले कभी इसके अधिकार में थे और अब इससे जो है छीने जा चुके हैं। तो हम यहां तक तो आ चुके थे, ये जर्नी हमारी पूरी हो चुकी कि क्या हुआ था नेपोलियन के शासनकाल के दौरान। लेकिन नेपोलियन कुछ अच्छे काम भी कर चुका था। ये कुछ ऐसे आइडियाज दे गया था जिसको अब लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब लोगों में उसकी जिज्ञासा आ चुकी थी कि भाई ये होना चाहिए। जिस तरह फ्रांस की क्रांति ने जो आइडियाज दिए, चाहे फ्रांस में किसी का भी राज रहा हो, चाहे वो रोबेस्पियर था या जैकोबिन्स, इनके जो व्यक्ति थे वो सारे, उसमें भी वो अधिकार लोगों के पास रहे थे, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके थे। और जो कार्य अब नेपोलियन ने किया है उसमें कुछ ऐसे काम हैं जिनको कोई भी नागरिक जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं होगा। नेपोलियन भले ही हार चुका है, लेकिन उसकी कुछ बातें जो हैं वे अभी भी लोग उसको मानते थे। अब देखो वो क्या चीज है और यूरोप में ये जो राष्ट्रवाद है इसके बनने की प्रक्रिया आरंभ कैसे होती है। If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. अगर आप यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें हमें इस प्रकार के नेशन स्टेट दिखाई देंगे जो उस समय नहीं थे, लेकिन आज तो हैं। आज वे एक राष्ट्र बन चुके हैं, लेकिन उस समय वो राष्ट्र नहीं थे इस प्रकार। अगर हम बात करें मिड 18th सेंचुरी की, What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms. अगर आज हम जर्मनी के बारे में सुनते हैं, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये ताकतवर नेशन हैं, बहुत डेवलप हो चुके हैं, लेकिन यही देश पहले क्या थे, ये साम्राज्यों के अंदर बटे हुए थे। यहां पर कई साम्राज्यों का राज था, कई प्रकार के वंश उन्हें राज किया। एग्जाम्पल डचीज, कैंटन्स, whose rulers had their autonomous territories. उन राजाओं की अपनी अपनी जो है सीमाएं होती थी। कभी इसने उस पर हमला कर दिया, अपने एरिया का विस्तार कर लिया। कभी जर्मनी में किसी और वंश का राज आया, उसने कुछ और काम कर दिया।
तो इस प्रकार जो है, जो इनकी टेरिटरीज थी वो घटती बढ़ती रहती थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। अगर आप इसको देखें, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, मान लिया कि ये आपका यूरोप है। अब इस यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट यहां पर हुए, ये इसका ईस्टर्न पार्ट हो गया है और ये इसका सेंट्रल पार्ट है। इतना अगर आप इस इलाके को देखते हैं, यहां की बात चल रही है यूरोप में, जहां पर आपका यहां पर रसिया आता है, उसके अलावा पोलैंड है, यूक्रेन है, इस प्रकार के नेशन, तो वहां की ये बात चल रही है। ये कहते हैं कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, कि इन पर जो है उन राजाओं का राज था जो अपनी शक्तियां किसी को देने को तैयार नहीं थे। वे सारे थे ऑटोक्रेटिक के। इसमें ऑटोक्रेटिक का मतलब बच्चों ये निकल सकता है कि वो सारे निरंकुश थे, जिनके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं था। निरंकुश, जिसके ऊपर जो है किसी की कोई कमांड ना हो, जो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना हो, उसको बोलते निरंकुश। तो इन भागों पर इस प्रकार के राजाओं का राज था, जिनकी अपनी अपनी कुछ जो है बाउंड्रीज थी, और जहां पर कई अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, अलग धर्मों के मानने वाले। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। इनके साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे हम ये कह सकें कि इनमें कोई कॉमन चीज है, कि कोई खास पहचान है, कोई कॉमन कल्चर हो। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अलग अलग कल्चर के लोग यहां पर रहते हैं। इसकी बात चल रही है यहां पर। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। इसमें ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जिनके एथनिक ग्रुप्स अलग हैं, उनकी नस्ल वगैरह अलग है। कोई किसी नस्ल का है, कोई किसी और मूल का है। द हैब्सबर्ग एम्पायर, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देखें। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल was a patchwork of many different regions and peoples। ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो साम्राज्य था, जिसको आप हैम्बर्ग साम्राज्य कहते हैं, ये हैब्सबर्ग साम्राज्य क्या था कि इसके अंदर पता नहीं कितने प्रकार के जो है क्षेत्र हुआ करते, कितने अलग अलग प्रकार के यहां पर लोग रहते हैं। जिस तरह भारत है, तो भारत में आपको जो है हर प्रकार के व्यक्ति यहां पर मिल जाएंगे। इसमें यहां पर कोई सनातनी परंपरा को मानने वाला है, इसमें कोई जैन परंपरा को मानने वाला, कोई मुस्लिम परंपरा को मानने वाला है। फिर हिंदुओं सनातनियों के अंदर भी कोई आस्तिक हैं, कोई नास्तिक हैं, कोई तमिल बोलने वाले भी हिंदू हैं, कोई हिंदी बोलने वाले हिंदू हैं, कोई पंजाबी बोलने वाले भी हिंदू हैं। तो अलग अलग जो है ग्रुप हमारे इंडिया के अंदर भी हैं। तो उस समय जो ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग साम्राज्य है, वहां पर इसी प्रकार के क्षेत्र हुआ करते अलग अलग, और उनके जो व्यक्ति हैं वे अलग अलग जो है ग्रुप को डिनोट करते हैं। तो इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। इट इंक्लूड द अल्पाइन रीजन्स। इस ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो अल्पाइन रीजन कहलाते हैं। अल्पाइन का मतलब होता है कि एक जो ठंडे स्थान हैं वहां पर पाई जाने वाली वेजिटेशन। तो आप ये मानिए कि ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ इलाके तो इतने दूर तक फैले हुए थे कि वहां पर जो है बिल्कुल ही एक बर्फीले भाग आ जाते हैं। जिस तरह आप इंडिया को मान लीजिए, इंडिया में कहीं पर आपका हिमालय है, बर्फीले भाग हैं, कहीं पर आपका थार का मरुस्थल है, कहीं नीचे केरल साइड के जो आपके समुद्री इलाके हैं, कहाँ पर आपका बंगाल का डेल्टा के भाग हैं। तो ऐसे ही इस ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य में एक जगह थी अल्पाइन रीजन, जहां पर टाइरोल, ऑस्ट्रिया और साथ में सुडेंटेनलैंड, तो इस प्रकार के क्षेत्र हैं। साथ में बोहेमिया भी है। तो ये फैला हुआ है। और यहां पर एक खास बात है, इन पूरे इलाके में जो यहाँ की अरिस्टोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी क्या होते हैं, जिनका जन्म जो है कुछ हाई कास्ट में हुआ, उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। पैसे वाले लोग, जिनको बाई बर्थ बहुत सारे राइट प्राप्त थे। एग्जाम्पल आप फ्रांस में देख रहे थे कि फ्रांस में कुछ लोगों को बाई बर्थ कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे।
तो यहां पर भी इसी प्रकार की एक अरिस्टोक्रेसी है, और वो जो अरिस्टोक्रेसी है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। अब कितनी ये अजीब सी बात आज के हिसाब से कि अगर आप देखें ऑस्ट्रिया हंगरी में जर्मन भाषा बोलने वाले भी कुछ लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, ये अरिस्टोक्रेसी जो बिलोंग करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेसिया। इस ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, इस साम्राज्य में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर इटली भाषा बोलने वाले जो हैं लोग हैं इटालियन बोलते हैं। एग्जाम्पल लोम्बार्डी एंड वेनेसिया। उसके अलावा आप देखें, अगर आप प्रॉपर हंगरी की बात करें तो वहां की जो लगभग आधी जनसंख्या है वो ये भाषा बोलती है, मगयार, while the other half spoke a variety of dialects। इस हंगरी में करीब जो आधे लोग हैं वे ये इस भाषा को बोलते हैं, और बाकी जो बच गए आधी जनसंख्या हंगरी में वो पता नहीं कितने प्रकार की बोली बोलती है। उनकी अलग अलग छोटी छोटी भाषाएं हैं। जिस तरह आप इंडिया में देखें, यहाँ पर जो है आप देखें तो भोजपुरी है, उसके अंदर फिर आपकी अवधी है, हरियाणवी है, डोगरी है, जम्मू कश्मीर में बोडो है, पता नहीं कितने तो छोटी छोटी भाषाएं हैं जो बड़े इलाके में नहीं बोलते। तो इसी प्रकार जो है वहां पर भी थी, वहां पर जो है बहुत सारी बोलियां बोली जा रही हैं। अगर आप गैलिसिया की बात करें, इसी की बात चल रही है ऑस्ट्रिया हंगरी में, तो गैलिसिया क्षेत्र में जो है जो वहां की अरिस्टोक्रेसी है वो पोलिश भाषा बोलती है। तो आप ये देखिए कि ऑस्ट्रिया हंगरी तो एक ही साम्राज्य का जिक्र चल रहा अभी, उस साम्राज्य में एक भी चीज कॉमन नहीं है अब तक सिवाय एक के। वो आप जानेंगे इसमें कॉमन क्या है। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। तो यहां पर जो लोग थे इनके अलावा अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो किसान हैं। एग्जाम्पल बोहेमिया एंड स्लोवैक टू द नॉर्थ। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो नॉर्थ का हिस्सा है वहां पर बोहेमिया और स्लोवैक लोग रहते हैं जो कि मोस्टली किसान हैं। स्लोवेन ये भी किसान हैं। उसके अलावा जो है ये क्रोएश ये भी हैं, राउमेंस ये भी किसान हैं। तो अलग अलग भागों में यहां पर जो है पीजेंट्री भी है। सच डिफरेंस डिड नॉट इजिली प्रोमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अगर इस प्रकार के इनके अंदर विभिन्नताएं होंगी, अलग भाषा बोलने वाले, कहीं पर पोलिश भाषा है, कहीं पर इटालियन है, कहीं पर जर्मन है, तो ये भी समस्या है। और पता नहीं कितनी तरह की और भाषाएं भी बोलते हैं। फिर यहां पर अरिस्टोक्रेसी, जो कि बहुत कम संख्या में लोग हैं अरिस्टोक्रेसी वाले, ये कोई और भाषा बोलते हैं, इस तरह पोलिश, आपकी जर्मन। लेकिन जो आम लोग हैं, चाहे वो किसान हैं या कोई और हैं, वे अपनी अपनी कुछ भाषाएं बोलते हैं, अपनी बोली बोलते हैं। जब इस प्रकार के बहुत सारी विभिन्नताएं हों, इस प्रकार का जब यहां पर अंतर स्पष्ट हो, तो कैसे एक पॉलिटिकली हम सोच सकते हैं कि उनके बीच में एकता स्थापित होगी। ये दिमाग में कैसे आ सकता है कि ये सभी एक हो सकते हैं, जब ना इनकी भाषा सेम, ना इनकी नस्ल बराबर की है, कोई किसी नस्ल से, कोई किसी समुदाय का है, तो इनकी पॉलिटिकल यूनिटी यहां पर कैसे पॉसिबल है। इन सब में बस एक चीज कॉमन है, द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज ए कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर। बस इनमें एक चीज ही कॉमन है, वो ये है कि इनका राजा, कि इन सब का जो राजा है वो तो एक ही है। चाहे फिर आप ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य को देख रहे हैं, लोग पता नहीं कितने तरह के, लेकिन इनका राजा बस एक है। और बस इनका वही जुड़ाव है, चाहे किसी भी ग्रुप के हैं, लेकिन ये अपने उस राजा को मानते कि ये हमारा राजा है। तो इनमें बस कॉमन चीज ये निकल के आई। ये कुछ डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। जैसे कि 1797 नेपोलियन के द्वारा जब इटली पर हमला किया गया, तो यहीं से नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत होती है। नेपोलियन ने अपने युद्धों की शुरुआत 1797 में इटली पर आक्रमण किया और उससे इसकी शुरुआत मानी गई है। उसके अलावा आप देखें 1814-15, ये वो टाइम था जब नेपोलियन हार चुका है। जब नेपोलियन हारा है तो 1815 में वियना पीस सेटलमेंट होता है, वो आप आगे पढ़ने वाले हैं। 1821 में
जो ग्रीक लोग हैं उनकी आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है। 1848 में रेवोल्यूशन शुरू होता है आपके यूरोप में। जिस पिक्चर को आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास में दिखाया गया था, फर्स्ट लेक्चर में, जहां से इस प्रकार के क्रांति शुरू होती है, राष्ट्र राज्यों का जन्म होता है, ये उसकी बात चल रही है। फिर आप आगे देखेंगे 1859 में या इस समय इटली का एकीकरण शुरू होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो 1870 में जाके खत्म होता है। जोसेफ मैजिनी का आप नाम सुनने वाले हैं। उसके बाद यहां देखेंगे जर्मनी का एकीकरण होता है बिस्मार्क के द्वारा, उसका भी नाम आप आगे देखेंगे कैसे उन्होंने काम किया। फिर आप देखें 1905 में जो स्लैव लोग थे, इस प्रकार जो यहाँ पर भी ओटोमन साम्राज्य, इनके अंदर भी इस प्रकार के राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे जो है इनके अंदर पनपती है। तो ये सारा घटनाक्रम आप आगे कुछ देखने वाले, कुछ हम देख चुके हैं, कुछ आगे देखेंगे। चलिए आगे देखिए। अब आपने देखा कि इतने अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर हैं, पता नहीं कितनी भाषाएं बोलते हैं। कोई अरिस्टोक्रेसी है, कोई पिजेंट्री क्लास से है। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, देखो इनका जो चीजें हैं, ये कौन लोग हैं, कैसे इस मिडिल क्लास का उदय हुआ। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। चाहे आप एक साम्राज्य को आपने देखा ऑस्ट्रिया हंगरी पे, या पूरे यूरोप को लेकर चले, पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप महाद्वीप में एक चीज कॉमन क्या थी कि उनमें जो अरिस्टोक्रेसी है वो बहुत अमीर थी। अरिस्टोक्रेसी माने क्या होता है, कुलीन वर्ग। यहां का जो कुलीन वर्ग था उसके पास जमीनें थी, ये बहुत संपन्न परिवार के थे। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. इस अरिस्टोक्रेसी के अंदर एक कॉमन चीज क्या है, ये सारे जो हैं एक चीज से कैसे कॉमन ये अपने आप को रखे हुए हैं, क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल है, जो इनका जीवन है, वो सब में कॉमन है। ये सारे जो हैं ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, इनके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। They own estate in the countryside and also town houses. इनके पास गांव में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं और शहरों के अंदर भी इनके कुछ मकान हैं। They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. ये फ्रेंच भाषा इसलिए बोलते हैं ताकि फ्रेंच जो ऊपर जो राजा है, फ्रेंच उसके दें, वे इनसे संपर्क में रहें, या उनको लगे हमारी जुबान बोलने वाले हैं। देखो बात का इसमें अगर बोली की बात करें, भाषा बहुत कुछ कह सकती है। एक राजा की जो भाषा होती है, जिस जुबान को राजा बोलता है, अगर एक खास वर्ग, पैसे वाला वर्ग भी उसी भाषा को बोलता है, तो वो इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा रिश्ता बन सकता है। तो डिप्लोमेटिक कारणों से ये फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। उसके अलावा जो है, और इनका जो समाज है, देखो उस समय फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे बहुत कम थे, और मोस्टली वो बोला करते जो शहरों में रहा करते। एग्जाम्पल पेरिस शहर में, तो वहां पर फ्रेंच बोलने वालों की अधिकता थी। तो अपने आप को हाई क्लास का दिखाने के लिए ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। एग्जाम्पल आप इंडिया में देखें, इंडिया में आपका जो स्टेटस सिंबल है कि अच्छा आपको दिखना है, बहुत पढ़ा लिखा दिखना है और बहुत आपको एडवांस दिखना है, तो आप इंग्लिश बोलते हैं। तो इंडिया में इस प्रकार जो है इंग्लिश उनकी भाषा बन चुकी है जो बहुत ही अपने आप को उच्च समाज का मानते हैं, वे इंग्लिश भाषा बोलते हैं। फिर वो बड़े शान से कहते कि मेरी हिंदी कमजोर है, क्योंकि इसका कहने का अर्थ ये बनता है कि हम इतने एडवांस, हम इतने अच्छे हैं कि हमारी हिंदी कमजोर है। और इंग्लिश से बोलने में इनको जो है लगता कि अब हम जो है एक अलग क्लास में आ चुके हैं। तो जिस तरह इंडिया में ये वाला सिस्टम है, तो वहां पर ये था कि फ्रेंच बोलने वाले वो लोग थे जो इस प्रकार जो आजकल इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले हैं। पूरे इंडिया में आपको ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते? बहुत ही कम। लगभग लोग अपनी भाषा बोलते हैं। अगर आप यूपी में जाएं तो वो हिंदी बोलते हैं मोस्टली, बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी बोलते हैं लगभग लोग,
मध्य प्रदेश में वो हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदी कुछ और भाषा बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, तमिलनाडु वाले तमिल बोलते हैं। मेजॉरिटी में ये है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अलग दिखाते कि हम बहुत अमीर लोग हैं और वो फिर इंग्लिश बोलते हैं, तो उनकी अपनी एक क्लास है। तो वो यहां पर भी है। यहां पर ऐसे जो व्यक्ति हैं वो फ्रेंच बोलता कि डिप्लोमेटिक जो है उनको फायदा हो। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। ये शादी भी ब्याह भी जो है आपस में ही करते हैं, शादी विवाह। एक अमीर घराने का जो है अमीर घराने के साथ ही विवाह होता है, रिश्ता बनता है। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। ये पावरफुल तो हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन ये संख्या में कम हैं। तो संख्या में कम होने के बाद भी इनके पास इतनी ताकत है कि ये राजा को भी कंट्रोल करते हैं, राजा इनका सपोर्ट में रहता है और मिल बांट के रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वे किसान हैं, और आपको पता है कि उस समय किसानों के पास जमीनें लगभग ना बराबर थी। तो मोस्टली किसान हैं, वही टैक्स वगैरह पे करते हैं, और आराम से इनके ऊपर जो राज करते हैं वो आपकी अरिस्टोक्रेसी है और राजा है। इनकी संख्या नाम मात्र की है, लेकिन ये बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके पास जमीनें हैं। अगर आप आगे देखें टू द वेस्ट, मतलब आप यूरोप का जो वेस्ट देखें, हमने देखा यूरोप का एक हिस्सा कि यूरोप के ईस्ट साइड में और यूरोप के सेंट्रल में क्या था। अब जरा यूरोप के वेस्ट पार्ट पे आते, जहां पर इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, इस प्रकार की कंट्री। अगर आप टू द वेस्ट में देखें, द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर जो जमीन है, बड़ी मात्रा में जमीन, उस पर किसान खेती करते हैं, पर वो किराएदार हैं, या जिनके पास जमीनें हैं वो छोटे छोटे हैं, किसान हैं। तो जमीनें इस प्रकार यहां पर उनका बंटवारा है। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट विच वर कल्टीवेटेड बाय सर्फ। देखो यहां पर क्या है, अगर आप यूरोप के वेस्ट पार्ट को देखते हैं, पश्चिमी यूरोप को देखते हैं, तो वहां पर बहुत सारी जो जमीन है वो छोटे छोटे किसानों के अंदर बटी हुई है, या फिर किसान हैं तो किराए पे खेती करते हैं टेनेंट से। जबकि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में क्या है, वहां पर जो है बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनके पास एस्टेट, बहुत बड़ी एस्टेट है, और जहां पर खेती करने के लिए वो गुलाम रखते हैं, सर्फ यानी खेती बाड़ी में काम करने वाले गुलाम, तो उनसे खेती करवाते हैं। इन वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। पश्चिमी यूरोप में और कुछ सेंट्रल यूरोप के भागों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन। इनका मानना था कि अगर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर ट्रेड को प्रमोट करेंगे तो शहरों का विकास होगा। एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास हुज एक्सिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। जब पश्चिमी यूरोप में और आपके सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, जब इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, तो उससे एक नई क्लास का उदय हुआ, एक ऐसा वर्ग सामने आया जो इनमें डील करता है, और उसको नाम दिया गया मिडिल क्लास। तो ये वो लोग थे जो इस चीज पर डिपेंड करते कि अगर मार्केट बढ़ेगी, अगर बाजार का विकास होगा, ट्रेड का विकास होगा, तो हमारा विकास होगा। और शहर जो है, शहर सेंटर हुआ करते इस प्रकार की मार्केट के, इसलिए ये लोग जो है शहरों के अंदर ही बसे और वहां पर ये मिडिल क्लास कहलाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of German states it occurred only during the 19th century. जो ये औद्योगिकरण है
औद्योगिकरण। ये आपके इंग्लैंड में स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, मतलब आप माने कि 1760 के आसपास में इसके समय ये शुरू होता है इंग्लैंड में। लेकिन जो बाकी जो आपका बच गया, जर्मनी बच गया और साथ में कुछ और यूरोप के हिस्से हैं, आपका फ्रांस है, वहां पर ये 19th सेंचुरी में जाके शुरू होता है। तो इंग्लैंड में तो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया, और बाकी आपका फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, वहां पर ये 19th सेंचुरी में ये औद्योगिकरण शुरू होता है। अब देखो ये औद्योगिकरण चीज क्या है, किसको कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका अर्थ ये रहता है कि जब सारा प्रोडक्शन जो था मोस्टली मशीन बेस्ड होना शुरू हो चुका था, फैक्ट्रीज में सारा सामान बनता है, चाहे वो कपड़ा है या कोई और चीज है, वो हाथ की बजाय उसमें जब मशीनों का इस्तेमाल हुआ, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, तो उसको बोला गया औद्योगिकरण है। तो वो इंग्लैंड से आपका ये स्टार्ट होता है। In its wake, the new social group came into being a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen and professionals. इस औद्योगिकरण के कारण नए नए ग्रुप सामने आए, नए सोशल ग्रुप सामने आते हैं, जिसमें वर्किंग क्लास है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, यहां पर कुछ की अपनी खुद की कंपनी है, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, किसी काम को करने के माहिर लोग हैं, और ये कहलाते हैं मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास में वो लोग हैं जो किसी कंपनी के मालिक हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, या इनको किसी काम करने का तजुर्बा है, इनको कुछ काम करना, एक्सपर्ट उस चीज के, अपने फील्ड के महारथी हैं। तो इसलिए ये मिडिल क्लास जो है काफी स्ट्रॉन्ग क्लास थी। ये आगे चलकर पूरे यूरोप में क्रांति लाने वाली है। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. ये जो मिडिल क्लास था, जिसके अंदर आपके प्रोफेशनल वगैरह हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति थे, ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये बहुत कम थे, कम संख्या में थे। और इस कारण जो है यहां पर जब इसका उदय नहीं हुआ था, इसीलिए इन भागों में जो औद्योगिकरण है वो भी बाद में ही आया है। It was among the educated, liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity. ये वो मिडिल क्लास ही थी, ये वही मिडिल क्लास थी जिनके दिमाग में ये विचार आए कि भाई अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज क्यों, कुछ खास व्यक्तियों को अधिकार क्यों मिले हुए हैं, हमें क्यों नहीं है? क्योंकि ये थे एजुकेटेड, ये पढ़ चुके थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनके दिमाग में ऐसे सवाल आए कि ये चीज क्यों। देखो, जब तक आप शिक्षा प्राप्त नहीं करते, अच्छी शिक्षा जो है एक मनुष्य को सही मायने में इंसान बनाती है। वो सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब यहां पर जब इस वर्ग में शिक्षा का विस्तार हुआ, जब ये शिक्षित हुए, तो इनके दिमाग में ऐसे विचार आए कि विशेष अधिकार इन व्यक्तियों को क्यों मिले हुए हैं, बाई बर्थ क्यों मिले हुए हैं, हमें क्यों नहीं मिले। तो इसलिए इनके दिमाग में इस प्रकार की बातें फैलनी शुरू हुई, और एक राष्ट्र की बात इनके दिमाग में आने शुरू हुई कि यूनिटी वाली बात होनी चाहिए, इक्वेलिटी का मुद्दा होना चाहिए, लिबर्टी का मुद्दा होना चाहिए। ऐसी बातें जो है वो इसी मिडिल क्लास के दिमाग में आई। अब ये मिडिल क्लास उसके अलावा जो है कौन सी क्रांति को अंजाम देने वाला है, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना, ठीक है, नमस्कार।